राकेश त्रिपाठी जी, पाकिस्तान को कोई यहां विपक्षी पार्टी के नेता फोन करके तो बोलते नहीं होंगे कि भाई साहब सुनो, हम यहां पर ये एजेंडा चलाने वाले हैं, आप वहां पर वो प्रोपेगेंडा चला लीजिए। तो फिर आपके नेता या आप लोग ऐसा नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं कि यहां का विपक्ष जो बोलता है वही जुबान पाकिस्तान भी बोलता है, और पाकिस्तान की जो जुबान है वही जुबान ये हिंदुस्तान के नेता, विपक्षी नेताओं के हैं? विद्यानाथ जी, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में विपक्षी दल कई बार सरकार का, भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध में ऐसी बातें रखने लगते हैं जिस बातों से पाकिस्तान सरीखे ऐसे देश जो भारत की तरक्की से जलते हैं, चिढ़ते हैं, जलन रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं खाद पानी मिलता है और वो उसी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर आज अल्पसंख्यकों की दशा क्या है, पाकिस्तान में आज हिंदुओं की दशा क्या है, आज पाकिस्तान में मुसलमानों के भीतर सियाओं की दशा क्या है, अहमदियों की दशा क्या है, मुसलमानों के भीतर कितना अत्याचार है। और दुनिया भर के तमाम देशों में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों की स्थिति दुनिया भर के देशों की तुलना में आज भारत में अल्पसंख्यक बहुत मजबूत दशा में है, बहुत सुरक्षित दशा में है, प्रगति करता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके दुनिया भर में एक फेक और नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जाता है भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अवैध अतिक्रमण किसी हिंदू का तोड़ा जाए, किसी दलित का तोड़ा जाए, किसी पिछड़े का तोड़ा जाए, किसी अगड़े का तोड़ा जाए, किसी जाति मजहब संप्रदाय क्षेत्र भाषा के लोगों का तोड़ा जाए, उसमें वैध या अवैध देखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसमें जाति यहां से आगे निकल गई है, मजहब देखते हैं। बात जब तक पक्ष विपक्ष बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तक थी तो बात देश में सरहद तक थी, बात सरहद पार निकल गई है। अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय एजेंडा सेट कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, और भाषा वही दिखाई दे रही है जो यहां के नेता बोल रहे थे। नहीं, पाकिस्तान से तो विद्या जी सहज अपेक्षा है हमें कि पाकिस्तान इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान दुनिया भर में इसी तरह का फेक नैरेटिव गढ़ेगा। लेकिन कम से कम देश के नागरिकों से, जो भले ही हमारे प्रतिपक्ष हो, भले ही हमारी दूसरी विचारधारा के साथ काम करते हो, अलग राजनीतिक दल में काम करते हो, हमारे साथ पैनल में बैठे हुए चाहे जितने लोग हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कम से कम उनकी भाषा तो पाकिस्तान जैसी नहीं हो सकती ना। वो तो कम से कम मुद्दे आधारित बात करेंगे, वो तो कम से कम वैध अवैध के आधार पर बात करेंगे। ऐसे लोग जब मत मजहब के आधार पर बात करते हैं तो पाकिस्तान सरीखे देशों को बल मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान तो फेक नैरेटिव गढ़ेगा ही गढ़ेगा, वो तो झूठ फैलाएगा ही फैलाएगा, लेकिन अपने इस सत्य को दुनिया के सामने उजागर होते हुए नहीं देखना चाहेगा कि पाकिस्तान के भीतर आज सिया मुसलमानों की अवस्था क्या है, पाकिस्तान के भीतर आज अहमदिया मुसलमानों की अवस्था क्या है, पाकिस्तान के भीतर आज हिंदुओं की क्या दशा हुई है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज इन देशों ने कैसे अपने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया है। उनकी आबादी लगातार घटी है, जबकि भारत के भीतर मुसलमानों की आबादी अनुपातिक तौर पर हमेशा बढ़ी है। ठीक है, ओके। जगदीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी जो कह रहे हैं भाई हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनका सबसे बड़ा कारण ही बीजेपी है। भाई ऐसी कौन सी सरकार है जो रात में घर तोड़ रही है? भाई कायदे कानून भी तो कोई चीज है, दिन में तोड़ो ना, हटाओ। और ठंड का टाइम है, थोड़ा ध्यान दो, घर आप दे नहीं पा रहे, हवा आप दे नहीं पा रहे, और पानी आप दे नहीं पा रहे। एक बार और टेलीविजन भी दिखाएंगे, ये पत्थर चल रहे तो लोग तो देखेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान को तंग करोगे, वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। आप लोग तो आतंकियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए गए थे ना। यहां तो अवैध कार्रवाई पर एक अथॉरिटी जाकर रात में एक्शन ले रही है। फिर आगे आप भी सोचना ऐसा क्या कारण था। अरे भाई चुनाव तो पूरे 10 साल से चल रहे हैं, ये बंगाल का चुनाव है तो उन्होंने रात को तोड़फोड़ मचा दी, वो हिंदू मुसलमान, इनका तो सारी सुई। मेरा सवाल आज ये है कि आप लोगों का नैरेटिव पाकिस्तान के नैरेटिव से कैसे मेल खा जाता है? भाई देखिए, हम भारत की जनता के साथ खड़े हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। तो आप पाकिस्तान को कैसे मौका दे देते हैं? आपकी बातों से, आपके नेताओं की बातों से, उनके बयानों से पाकिस्तान को मौका मिल जाता है प्रोपेगेंडा फैलाने का। और एक बार फिर से आप लोगों ने वही काम किया है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आप लोग कर रहे थे, ठीक वैसे ही आपने आज भी किया है। थी कि रात को बुलडोजर चलाना पड़ा। अरे भाई, हाँ तो चल गया बुलडोजर, आपको क्या हो गया? कहां लिखा हुआ कानून में कि रात को बुलडोजर नहीं चलेगा? और सुन लीजिए मेरी बात, ये बता दीजिए कि आतंकी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना
आप सोते लोगों आप लोग तो गए थे ना, अरे आपके ही नेता गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को किसने खटखटाया था, किसने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था? सुप्रीम कोर्ट का मजाक भी बना दिया। आप लोगों ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट क्यों खुलवाया था? ठंड के टाइम में। अरे कहीं तो इंसानियत करो, कहीं तो जगदीश जी, दिखाओ। इंसानियत तो वहां दिखाई जाती है, तोड़ लेते। इंसानियत तो वहां दिखाई जाती है जहां इंसानों वाला काम होता है। भाई सवाल ये है, सवाल मेरा ये है जगदीश जी, को तंग मत करो, दुखी है, परेशान है हर चीज से। राकेश त्रिपाठी जवाब देना चाह रहे, बोलिए सर जल्दी से। भाजपा जनता में विश्वास खो चुकी है, ये काम इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। अजमल आमिर कसाब के भीतर भी इनको इंसान दिखता है। भले लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं, क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? अजमल आमिर कसाब में भी इनको इंसान दिखता है, उसके प्रति भी इंसानियत का भाव रखते हैं। आतंकवादियों के भीतर इंसानियत का भाव रखते हैं। लेकिन जो भी कानून तोड़ रहा है ना, कानून सम्मत, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी ना। आप कानून सम्मत कार्रवाई से अगर सहमत नहीं है तो ऊपरी अदालत में जाए। लेकिन देश ये पूछ रहा है जगदीश जी जैसे लोगों से और इनकी पार्टियों से, देश ये सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी ताकतों को ट्यूशन देने का काम आप करते हैं या इन कट्टरपंथियों से ट्यूशन लेने का काम आप करते हैं? आप उनसे सीखते हैं या उनको सिखाते हैं? क्योंकि आप दोनों की भाषाएं तो एक हो जाती हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेताओं की भाषा और भारत के भीतर भारत के अपोजिशन की भाषा, ये दोनों भाषा एक कैसे होती है? दोनों का ही कोई ना कोई या तो गुरु एक है या दोनों एक दूसरे में किसी न किसी के गुरु है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमारे संविधान पर, लोकतंत्र पर और भारत पर, भारत के लोगों पर। समझ लीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मतलब बुलडोजर चल गया तो क्या हमले भी तभी हुए हैं? अवैध कब्जा हट गया तो संविधान पर हमला हो गया। पाकिस्तान को ट्यूशन आप दे रहे हैं या पाकिस्तान से ट्यूशन ले रहे हैं? अरे भाई रात को 12 बजे ये कैसा संविधान है कि 12 बजे डर डर के जाके तोड़ रहे हैं? अगर चोर नहीं है, चोरी नहीं। अरे भाई कानून की अनुपालना 24 घंटे होगी क्या? रात के कानून बंद हो जाएगा क्या? क्या कानून रात को सो जाएगा क्या? रात को 12 बजे चोर ही बाहर निकलते हैं। नहीं, रात को 12 बजे भी अपराध होगा तो रात को 12 बजे भी धरपकड़ होगी। रात को 12 बजे भी कानून का डंडा चलेगा। कानून का डंडा रात को सो नहीं जाता भाई। राकेश जी एक सेकंड वैसे एक बात इन्होंने सही कही है। जगदीश शर्मा कभी कभी बोलते बोलते सच बोल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि जो नैरेटिव लेकर वो बैठे रहते हैं वो उस नैरेटिव से अलग वो बोल जाते हैं। अच्छे इंसान है, अच्छे इंसानों के साथ दिक्कत ये होती है कि कई बार उनकी अच्छाई बाहर निकलती है, वो खुद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पार्टी की लाइन लेकर भी चलना है। वो कह रहे हैं कि आधी रात को तो चोर बाहर निकलते हैं, ठीक बात है। तो आधी रात को वहां पर जो खड़े लोग थे वो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो चोर थे और पुलिस उन पर जो डंडा मार रही थी वो चोरों को भगा रही थी? यही आप कह रहे हैं? यही प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे देश में? कितने चालाक हो विद्यानाथ झा जी आप। मैं चोर किनको बता रहा हूं? सरकार के भेजे हुए लोग चोर थे, सरकार चोर थी। अच्छा पुलिस चोर हो गई, पुलिस चोर हो गई और जिसने अवैध कब्जा करके इमारत खड़ी कर दी वो क्या था? वो पुलिस वाले थे। चोरी क्या करने? वो देश के संविधान की रक्षा कर रहे थे और आप लोग देश के संविधान की रक्षा ऐसे कर रहे हैं कि जो एजेंडा आप लोग यहां चलाते हैं वही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान वहां चला रहा है। शौर्य जी रात को 12 बजे सीधा सा मेरा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल शौर्य सिंह जी। लेकर क्यों जाना पड़ा? जगदीश जी प्लीज रुक जाइए, जगदीश जी रुकिए। आपकी अच्छाई भी दिख गई और आप जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं उस लाइन को आप आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बार बार आप रात पर आपकी सुई अटक जा रही है। रात हो दिन हो 24 घंटे पुलिस और प्रशासन अपना काम करता है। रात में पुलिस को बोल दीजिए कि आपके इलाके से हट जाए। कहां रहते हैं आप? दिल्ली में, वहां से पुलिस हटवा दे रात को। हमारे टाइम में कोई प्रशासन रात को काम नहीं करता। आपके इलाके में प्रशासन रात को काम नहीं करता, आपके इलाके में गश्त नहीं लगते हैं, पेट्रोलिंग नहीं होती है ना? और निकले बोल दीजिए थाने में जाकर कि भाई हम लोगों को रात में जरूरत नहीं पड़ती है पुलिस की। आप दिखा रहे हो रात को निकले प्लीज सर। शौर्य जी लूटने के लिए मेरा सीधा सवाल है शौर्य सिंह जी कि ऐसा कैसे हो जाता है हर बार? ये पहली बार नहीं है, हर बार देश में कुछ होता है, आप लोगों के नेता जो बोलते हैं, आप लोगों का जो एजेंडा होता है वही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाने लगता है। क्या पाकिस्तान से आप लोग ट्यूशन लेते हैं या आप लोग पाकिस्तान को ट्यूशन देते हैं? जी देखिए, बात ट्यूशन लेने और देने की यहाँ पे है ही नहीं। अब बात यहाँ पे ये है कि जब अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटी है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। हम ये कहते हैं आज हिंदुस्तान का ही माइनॉरिटी हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा होता है? आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के ऊपर ही इतने सारे जो भी अवैध अतिक्रमण हटाने की चीजें या जो भी सारी चीजें चल रही है वो भारत के माइनॉरिटी के ही ऊपर क्यों हो रही है ऐसे? और बार बार एक ही चीजें होना। आप ही एक बार को सोचिए, आज अगर किसी एक दूसरे धर्म का
किसी एक दूसरे धर्म डिमोलिशन ऐसे होता है, तो क्या वो बिरादरी या वो जनसंख्या क्या अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी? तो डिमोलिशन हम लोग एक लगातार एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बात यही देख बता रहे हैं, दीजिए, एक माइनॉरिटी बात के ऊपर बता जो दीजिए हो शौर्य रहा जी, है। शौर्य सिंह, आप एक बात बता दीजिए कि जो एक्शन हुआ वो गलत हुआ है, सही हुआ है? देखिए, एक्शन जो हुआ वो पहली बात तो मैं ये कहूंगी, इतने समय से चलता आ रहा इसके ऊपर एक ये केस चल रहा था बहुत पुराना। दूसरी चीज उसके बाद आप ये देखिए कि 1976 में ये गेट बना था और बनने के बाद अब जाकर के 2006 में इसका डिमोलिशन होता है। कौन सा गेट का? अगर हम दो कौन सा तरीके से गेट इसको का? देखते हैं, एक सेकंड, कौन से गेट का? भाई तुर्कमान गेट की यहाँ बात हो रही है ना। हाँ, तो तुर्कमान गेट का डिमोलिशन हुआ है क्या? तुर्कमान गेट के अगल बगल जो वहां पे एक हम कहते हैं जो तुर्कमान गेट के बगल में भी जो वहां पे एक मैरिज हॉल और सारी चीजें थी और वहां मस्जिद की क्या दीवारें नहीं ढही हैं? जैसे वो लोग कह रहे थे ना कि मस्जिद गिरा देंगे, मस्जिद गिरा देंगे, बवाल मच गया, ऐसे आप मत बोल दीजिए कि तुर्कमान गेट गिरा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए पुरानी दिल्ली 4 गेटों के भीतर थी। पहली बात तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट होना चाहिए की बात नहीं होती और दिल्ली गेट, आप और उसी में से एक तुर्कमान गेट है मैडम। 1976 में उसका निर्माण नहीं हुआ है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे ऊंचा वो बोल करके आप छोड़िए ना ये सब, खैर मैं इतिहास का ट्यूशन देने के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया। मैडम मेरी बात सुनिए। शौर्य जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि कैसे आप लोगों का एजेंडा और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैच कर जाता है? आज एक बार फिर से आप लोगों का एजेंडा जो है वही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय प्रोपेगेंडा बनाकर चला रहा है। पाकिस्तानी हमलावर अंदर घुस जाते हैं, सरकार हमारी नहीं है, कैसे उन लोग को ये बढ़ावा मिल जाता है? बॉर्डर पार कैसे? अच्छा, उस पर सवाल पूछ लेंगे, रुक जाइए ना, उस पर सवाल पूछ लूंगा मैं, उस पर भी सवाल पूछ लूंगा, उस पर मैं आ जाऊंगा, उस पर आ जाऊंगा। अरे दिल्ली में जब धमाका हुआ तो सबने बीजेपी को घेरा, पूछा कि भाई आपकी पुलिस, आपकी सरकार कैसे हो गया? उसका सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने का काम तो आपका है ना मैम। आपको तो इसीलिए बुलाया है ना कि मैंने जो आज जिस मुद्दे पर डिबेट रखा है उस पर कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ देश के सवाल हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है शौर्य जी, प्लीज मैडम, जब पुलिस जाकर के वहां आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो सिर्फ वहां पे जो पत्थरबाज हैं उनको वो चीजें नहीं, फिर आप दूसरी लाइन पर जा रही हैं, आप कल वाली लाइन पर जा रही हैं। मैं आज की लाइन पर आपको रखना चाहता हूं, मैं आज की डिबेट पर रखना चाहता हूं, मैं आज के सवाल का जवाब चाहता हूं। शौर्या जी, आज का सवाल यह है कि आपका और पाकिस्तान का एजेंडा और प्रोपेगेंडा एक जैसा कैसे हो जाता है? इसका जवाब चाहिए देश को। 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से इनकी सरकार है, आज पाकिस्तान किस तरीके से बात कर रही है? आखिर इन्होंने लूप होल कहां दिया है कि उनकी औकात इतनी हो गई कि वो वही तो मैं कह रहा हूं, आपके नेता जो बोल रहे हैं वही वो पाकिस्तान का नेता बोल रहा है, प्रवक्ता बोल रहा है। माइनॉरिटी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे नेता यहाँ के माइनॉरिटी के लिए खड़े और उनके बारे में बोल रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान के हक में बात नहीं करते हैं और ना कभी किया है। राकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए कैसे उनकी औकात हो जाती है कि वो ये बात बोल देते हैं? देखिए सौर्य जी ने बातचीत में 2 बातें कही। एक बात, उन्होंने पाकिस्तान की उसी बात को दोहराने का काम किया जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के भीतर अल्पसंख्यकों को चुनकर के टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ है। मैं बिंदुवार तरीके से एक एक कहिए तो नाम कह करके गिना दूं। क्या विकास दुबे अल्पसंख्यक था जिसके घर पर बुलडोजर चला? क्या विजय मिश्रा अल्पसंख्यक था जिसके ऊपर बुलडोजर चला? और मैंने जानबूझ करके ब्राह्मण नाम इसलिए लिए है कि मैं स्वयं उसी जाति से आता हूं। संकट यह है ना कि अपराधी की जाति देखना यह आपका काम है। आप जानबूझ करके अपराधी की जाति, उसका मत, उसका मजहब देखते हैं। हम उसका वैध अवैध काम देख रहे हैं और उसके आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर, विधि की परिधि में यह बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर की कार्रवाई से आपको आपत्ति है तो जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, रोकिए ना कोर्ट से उसको। सच बात यह है कि रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसलिए चल गया था क्योंकि रामपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नाफरमानी की थी। आपने तो अपने ही विधायक के खिलाफ बुलडोजर चला दिया जो आपके मुखिया की नाफरमानी करे। बुलडोजर आप सिलेक्टिव ढंग से चलाते रहे हैं या आप बुलडोजर का जाति मत मजहब से लेना देना नहीं है। और दूसरा, शौर्य सिंह जी बैठ करके नेशनल टीवी चैनल पर आप अफवाह फैला रहे हैं। आप फैला रहे हैं कि वहां मस्जिद की दीवार गिराई गई है। अवैध अतिक्रमण कहते हुए होठ क्यों सिल जाते हैं? क्यों ये बात स्वीकार नहीं करते कि अवैध अतिक्रमण था और विधि की परिधि में ये बुलडोजर चला है और विधि की परिधि में बुलडोजर चलेगा? अवैध अतिक्रमण गिराए जाएंगे। आपको अवैध अतिक्रमण करने वालों की जाति मत मजहब देखते रहिए। आप अवैध धंधा करने वालों के साथ खड़े रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आपकी उसमें से है। लेकिन उनके साथ खड़े रहते रहते कम से कम पाकिस्तान के साथ तो मत खड़े होइए ना। पाकिस्तान को अपने साथ खड़े होने का अवसर मत दीजिए ना। आपकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा तो एक मत होने दीजिए ना। यही आप पाकिस्तान से शौर्य जी एक एक करके बोलिए ना। और राकेश त्रिपाठी का एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, दोनों लोग रुक जाइए। देखिए
मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी डिबेट में एक दूसरे के ऊपर बोले और किसी की बात कोई नहीं समझे। एक एक करके राकेश त्रिपाठी आपको जवाब दे रहे हैं, वो बोल लेते हैं शौर्य, उसके बाद आप जवाब देना चाहती हैं, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। राकेश जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। नहीं, मैं केवल इतनी बात सौर्य से पूछ रहा हूं कि सौर्य की ये बात जो सौर्य की हो या जगदीश जी की हो, वही बातें जो पाकिस्तान कह रहा है, वही बातें भारत के भीतर भारत के विपक्षी दलों की क्यों होती है? क्या वो पाकिस्तान से ट्यूशन लेते हैं या पाकिस्तान उनको ट्यूशन देता है? कौन आखिरकार किसको ट्यूशन दे रहा है? दोनों की भाषाएं एक तरह से कैसे होती हैं? या ये दोनों ही कहीं और से संचालित है, किसी विदेशी शक्ति से, एजेंसी से संचालित है कि यही नैरेटिव मिलकर के रखना है? या आखिरकार इसका सोर्स क्या है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत के भीतर आपका पॉइंट आ गया राकेश त्रिपाठी जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, बेहतर है। बोलिए शौर्य जी। बात का जवाब दीजिए ना कि आप लोगों ने 11 साल में हमारे देश की ऐसी कौन सी लूपहोल उनको पकड़ा दी कि उनकी ये औकात हो जाती है कि वह वहां से ये स्टेटमेंट देते हैं? उनकी तो ये औकात ही नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर में घुस करके उन्होंने जब लोगों को मार दिया, वहां पे सिक्योरिटी कहाँ थी? तो आज दे रहे हैं? नहीं, आज नहीं दे रहे। तो 10 साल आपने तो बहुत अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसा बना रखा है। अपेक्षा करेंगे वो भारत के गुण गाएगा बोल दिया ना, लेकिन कम से कम सॉरी आपसे अपेक्षा की जा सकती है ना कि आप तो भारत के गुण गाएं। बिल्कुल। आप मुझसे क्यों, सिर्फ मेरी जात को देख करके आप मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि मैं आपके गलत एजेंडोज में भी हाँ बोलूंगी? सिर्फ और सिर्फ ये? तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं उस हर चीज के लिए बोलूंगी जो चीज यहाँ के नेशन के लिए। आप लोग की डिबेट भी जात के बिना नहीं हो रही है क्या? तो इन्होंने ये बात क्यों रखी? मैडम, उन्होंने कहा कि आपका नाम शौर्य सिंह है इसलिए आप भारत के लिए बोलिए। उन्होंने कहा कि आप जिस भी पार्टी से आती हो, आप जिस भी समुदाय से हो, उन्होंने समुदाय भी नहीं बोला, खैर ये तो मैं कह रहा हूं कि जिस भी समुदाय, जिस भी धर्म से आते हो, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि देश के लिए सीना ताने खड़े रहे। अगर पाकिस्तान मान लीजिए जानबूझकर या अनजाने में आपका एजेंडा चला रहा है तो पाकिस्तान को यहीं गोली से नहीं तो कम से कम बोली से मार दीजिए। आप जात पर आ गई। रमनीश वत्स, ओके मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो लोग समझते ही हैं कि मैम आपकी पार्टी से लेकर आपका सारा सिस्टम कैसे चलता है, तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है, बहुत अच्छे से चलता ठीक है, और अच्छा है, अच्छा है मैडम। धीरे धीरे देश, अब देखिए जेंजी के बाद एक और जनरेशन आ चुका है। 11 साल की सरकार में ठीक है मैम, ओके ओके, इट्स योर टेक, इट्स योर टेक, बोल के निकल जा रहे हैं। ओके, मैं सहमत हूं, आपका ये टेक है, मैं उससे सहमत हूं। रमनीश वत्स जी, क्या ये अनजाने में हो रहा है कि यहां विपक्षी नेता पहले किसी घटना पर, बड़ी घटना पर बोलना शुरू करते हैं और उधर पाकिस्तान भी बोलने लगता है, या पाकिस्तान उधर बोलना शुरू करता है, इधर ये लोग बोलते हैं और दोनों का मैच हो जाता है? ऐसा लगता है कि दोनों एक ही लाइन पकड़कर चल रहे थे, एक ही ट्रेन में निकले थे और एक ही स्टेशन पर पहुंचे। विद्यानाथ जी, देखिए, सपा प्रवक्ता के नाम में भी शौर्य है, लेकिन कायरतापूर्ण घटना घटती है और उसको भी आप देखिए किस तरह से ये राजनीति करनी है इनको। और वैसे लोगों को भी आप देखिए प्रश्रय देते हुए नजर आ रहे हैं टीवी पे बैठ के। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, न टोपी देखकर रुकेगा, न तिलक देखकर झुकेगा। अवैध निर्माण अपराध है और अब अपराध पर भावुकता नहीं, संविधान चलेगा। भारत में शासन संविधान का है, पहचान का नहीं। अवैध निर्माण अपराध है, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग से जुड़ा हो। कानूनी कार्रवाई हुई है, कोर्ट के आदेश से हुई है, लेकिन आप बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि रात में। यदि रात में होने के बावजूद भी देखिए कि 500 लोग वहां पे रमनीश भाई जमा हो जाते हैं। सुनिए, ये रात दिन क्यों खेल खत्म हो गया? लोग वहां पे रमनीश भाई, ये रात दिन से बात आगे निकल गई है, ये बॉर्डर क्रॉस कर गई है बात। वो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है जी कि यहां पर तुर्कमान गेट को तोड़ दिया, यहां पर बवाल हो गया, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है। जी जी जी। तो ये वही जुबान है ना, ये वही भाषा है जो 2 दिन से सुन रहे हैं विपक्षी नेताओं की जुबान से, या मौलानाओं के जो इन लोगों के साथ खड़े उन मौलानाओं की जुबान से। विद्यानाथ जी, बात है कि देखिए रात में ये घटना घटती है, तब देखिए 500 लोग, बुलडोजर जब चलता है तो 500 लोग जमा हो जाते हैं। यदि दिन में होता तो लाखों लोग वहां पे जमा हो जाते, इकट्ठे हो जाते और बहुत बड़ी हिंसा वहां पे घटती। उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या आज विपक्ष वहां पे मजम्मत करने आता? नहीं आता। 2020 में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा दंगा हो गया, क्या ये लोग मजम्मत कर पाए? और आज भी देखिए कि वहां पे 2020 की घटना में जो शामिल लोग थे, कल वो छूटे और यहाँ पे माला पहनाने के लिए यही लोग चले जाते हैं।
अरे यही लोग है ना, मजहबी नेता एक हामिद अंसारी जैसे लोगों को ये उपराष्ट्रपति बना देते हैं। यासीन मलिक एक आतंकी को आप माला पहनाते हैं, मनमोहन सिंह उस समय उसको बिरयानी खिलाते हैं। शर्जील इमाम की बात करें, उमर खालिद की बात करें, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे पापी जिंदा है, छाती पीटने वाले यही लोग थे ना। तो आतंकियों को आप किस तरह से पोषित पल्लवित करते रहे, किसी ने देश से छुपा नहीं है। आज देश ने आपको नजारा दिखा दिया है कि आप आज कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज 3 में न 13 में है। आप कहां हैं? आप देखिए राजनीति की मटिया मेट हो चुकी है, उसके बावजूद भी कब तक आप मुसलमानों को मुसलमान परस्ती करते रहेंगे? कब तक आतंकी परस्ती करते रहेंगे? कब तक आप पाकिस्तान की परस्ती मुसलमान करते परस्ती रहेंगे? तक तो ठीक है, पाकिस्तान परस्ती में दिक्कत हो जाती है सर। दिक्कत ये हो जाती है कि पाकिस्तान परस्ती कैसे हो रही है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बन गए तो आपको तकलीफ है क्या? दिल्ली, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र सैकड़ों अवैध मंदिर हटाए गए, मूर्तियां सम्मान पूर्वक शिफ्ट किया गया, लेकिन कोई पत्थरबाजी तो नहीं। लेकिन आज देखिए कि 39 लाख एकड़ की जमीन से ज्यादा अवैध कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड जैसे माफिया लोग, और आज ये मजम्मत करने के लिए चाहते हैं। क्यों? और रमनीश जी को स्क्रीन पर रखिए। इन कब्जाधारियों के ऊपर सांठ गांठ है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, ममता दीदी का, अखिलेश यादव भैया का, और ये अरविंद केजरीवाल का, इन तमाम। ठीक है, एक सेकंड आप रुक जाइए, रमनीश बात रुकिए, जगदीश शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। रमनीश रुक जाइए प्लीज, बोलिए जगदीश जी बोलिए। देखिए भारत के हामिद अंसारी राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति को तकलीफ है। मैं तो समझना चाहता हूँ भारत की थूथू हो रही है, प्रधानमंत्री की जैसे ट्रम्प मजाक उड़ा रहे हैं, थूथू हो रही है भारत की। इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म रहे। भारत सभी का देश है, रंग बिरंगा देश है भारत, किसी बाप का नहीं है भारत। हम सब मिलकर चलने वाले हैं भारत के लिए मुसलमानों ने भी शहादत दी है, हिंदुओं ने भी शहादत दी है। सोचिए जरा, मत करो, सोचिए जरा जगदीश जी, सोचिए जगदीश जी, सोचिए इस देश ने जिस व्यक्ति को, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों नेताओं को ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि जगदीश जी आप कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर चलते हैं, यही इस देश की परंपरा और संस्कृति रही है और यही सिस्टम रहा है। ये तो अब आप लोग हल्ला काटने लग गए हैं कि बुलडोजर कैसे चल गया, अवैध कब्जा है तो उस पर बुलडोजर चल गया, तो ये एक जाति और धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो अब आप लोग हल्ला काटने लग गए हैं ना 2014 के बाद। पहले आप लोग जब बुलडोजर एक्शन लेते थे तो कोई हल्ला नहीं काटता था कि जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चल गया है या एक्शन हो गया है। तो ये आप लोगों ने राजनीति का रंग बदल दिया है, आप लोगों ने देश को मजहबी रंग में रंग दिया है। दूसरी बात ये, हामिद अंसारी का जहां तक, सुन लीजिए जगदीश शर्मा जी, हामिद अंसारी जी की जहां तक बात है ना, इसी देश ने उनको सर आंखों पर रखा, उनको वहां तक लेकर गया ये देश जहां शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जा सकते हैं, देश के उपराष्ट्रपति बने वो। लेकिन मजहब के लबादे को वो उतार नहीं पाए। हामिद अंसारी जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले मजहब उनके लिए आ जाता है और देश बाद में आता है, संविधान बाद में आता है। वो उपद्रवी, देश के टुकड़े करने वाले लड़कों के लिए अगर कहते हैं कि वो जज्बाती हैं, आपको गरीब, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति बनाकर गलती की थी। अरे सुनिए, रुक जाइए, थैंक यू, रुक जाइए, नहीं सुनूंगा सर। आप मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया तो एक बड़ी गलती थी, अगर हामिद अंसारी अपने मजहब के लबादे को उतार नहीं पा रहे हैं तो। हाजी नाजिम के पास नहीं जा पाया हूं। हाजी नाजिम भाई, आप लोग यहां पर जिस समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी समुदाय से, हालांकि माइनॉरिटी का है क्या आप लोग, आपसे ज्यादा माइनॉरिटी वाले दूसरे धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा खुश है कि मुसलमान कि यहां से प्रोपेगेंडा चलता है और पाकिस्तान तक पहुंचता है और पाकिस्तान से चलता है यहां तक आ जाता है। हाँ झा साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बोलिए। हाँ झा साहब, पहले तो मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपने एक भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान को तवज्जो दी, आपने भारतीय मुस्लिम का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे तो हमारे राकेश त्रिपाठी भाई को तो पाकिस्तान के मुसलमानों की बड़ी फिक्र थी, अहमदिया मुसलमानों की, शिया मुसलमानों को, और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत के मुसलमानों की बड़ी फिक्र थी। लेकिन झा साहब, आप पक्के और सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल भारत के मुसलमान की देख रेख की बात करी, आपने प्यार करा, और मैं तो दिल से सलाम करता हूं, यही आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा। लेकिन और लोग जो जिस तरीके के पाकिस्तान के मुसलमानों की फिक्र करें, कहां से वो भारत के मुसलमानों की फिक्र कर ले, तो देश के अंदर मुसलमान भी सुरक्षित हो, अल्पसंख्यक भी सुरक्षित हो, चाहे बौद्ध हो, दलित हो, या कोई भी समुदाय। आप लोग सुरक्षित नहीं है देश में?
हाँ देखिए, अब तो ये तो हमारे राकेश त्रिपाठी भाई बताएंगे। इन्होंने तो तो कहा कि कहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे है। आप लोग? पाकिस्तान में नहीं, रहेंगे, मैं- बांग्लादेश में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? हमने तो हाँ, बताया जहाँ सब सुरक्षित देखिए, है। दुबई में सुन लीजिए रहेंगे, राकेश भाई। बताइए ना कहाँ आप लोग सुन लीजिए। सुरक्षित कहाँ रहेंगे? मान लिया आपकी एक हाँ। बात मान लेता हूं मैं कि भारत में आप लोग सुरक्षित नहीं है, तो कहां आप लोगों की सुरक्षा कहां है? बताइए ना, वहीं आप लोगों के लिए घर बसवाते हैं। एक फंड राकेश त्रिपाठी जी से बोलता हूं कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे मोदी जी को कि भाई साहब एक फंड हाँ, जुटाइए, और ये जो लोग इसी देश में खाते हैं, यहीं रहते हैं और कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, जो टीवी पर आकर बैठकर बोलते हैं और कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, जो जब मन करे जो मन करे बोलते हैं और कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है, जो सोशल मीडिया पर जो मन करता है प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को बोलते हैं और कहते हैं कि सुरक्षित है। सुन लीजिए हाजी नाजिम खान, नहीं तो मैं बोलता हूं राकेश त्रिपाठी को कि प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखें और बोले कि भाई साहब सुन लीजिए, बोले कि प्रधानमंत्री जी एक फंड जुटाइए, और ये लोग जो कहते हैं कि देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ऐसे मुसलमानों की एक लिस्ट बनवाई जाए और ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया का जो भी देश उनको सुरक्षित लगता है वहां उनको बसा दिया जाए। आप सुन लीजिए मेरी बात, झा साहब सुन लीजिए। देखिए, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो बार बार आपके डिबेट में पाकिस्तान का नाम ले रहे। हाजी नाजिम खान ने तो पहले ओपन में भारत का नाम लिया, क्योंकि मैं अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जिस थाली में खाएंगे उसी को गरियाएंगे, जो खाना लेकर आएगा उसी को गरियाएंगे। बता दीजिए झा साहब, भारतीय हूँ, कम से कम मेरा संविधान में जो अधिकार मिला, मुझे कुछ तो उस अधिकार का प्रयोग कर लेने दीजिए। आप बड़े सम्मानित है। और देखिए नहीं, यहाँ तो मैं राकेश भाई से, हाँ राकेश भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, झा साहब के तो असली देशभक्त है, हाजी नाजिम की मोहब्बत है, लेकिन आपके दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों की बेइंतहा मोहब्बत है। भाई पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं उनसे? इनकी मोहब्बत दिखी थी ऑपरेशन सिंदूर में, जब घुस के सर इनकी मोहब्बत तो दिखाई दे रही थी। इनकी सरकार ने दिल्ली से ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी मुसलमानों को टांग दिया था, वही उनकी कब्र खोद दी थी। इनकी मोहब्बत तो दिखाई दे रही थी। वैसे बोलिए त्रिपाठी जी। साहब हम तो ये, हाँ जैसा मैं तो ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो आतंकी भारत के अंदर आते हैं, भाई उनको आप जब हमारी आर्मी पूरी तरीके से ढेर कर देती है, तो भारत की पाक सरजमी पे दफनाने की परमिशन कौन देता है उन लोगों को? भाई भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा ये सब चीजें। आतंकियों की लाशों को कहीं भी फेंके, लेकिन भारत की पाक सरजमी पे दफन मत कीजिए। भारत का मुसलमान अगर ये बर्दाश्त नहीं करेगा ना कि पाकिस्तान भारत के लिए कुछ भी बोलता है और दोनों के राग एक जैसे हो जाते हैं, दोनों के सुर एक जैसे हो जाते हैं, दोनों एक ही ताल पर नाच रहे होते हैं, समझे? एक ही ताल पर जब नाच रहे होते हैं ना, तो भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं वही पाकिस्तान बोलता है, और पाकिस्तान जो बोलता है वही आप लोग बोलते हैं, तो समझ में आता है कि ताता थैया कैसे चल रहा है आप लोगों का। ताता थैया, तू मेरा भैया मैं तेरा भैया। प्लीज त्रिपाठी जी जल्दी से बोलिए, वक्त नहीं है। जगदीश जी भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए हाजी नाजिम खान जैसे लोग कम से कम पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से मैं लगातार देख रहा हूं, रोज टेलीविजन पर सुबह दोपहर शाम आते हैं, सत्ता पक्ष को बैठ करके तमाम लानत मलानत भेजते हैं। इनकी सुरक्षा में कभी मैंने कोई खतरा देखा नहीं है, कभी इन्होंने कोई शिकायत अपनी जाहिर भी नहीं की है कि किसी ने इनको इस बात के लिए कहीं लानत मलानत सार्वजनिक स्थान पर की हो। नहीं, कहीं नहीं हुआ है। सच बात यह है कि भारत के भीतर अल्पसंख्यक सुरक्षित है, और इसीलिए लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। ये सूचकांक है इस बात का। दुनिया भर में अल्पसंख्यक घट रहे, मैं यही बात कह रहा था। बोलिए कि वो सुरक्षित हैं तो उनकी आबादी बढ़ रही है, प्रेम नहीं दिखा रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी प्लीज, मैं एग्री नहीं हूं इस बात से। राकेश भाई मैं इस बात से एग्री नहीं हूं कि वो सुरक्षित हैं तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। सुरक्षित तो हर व्यक्ति है इस देश में जो रहता है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। आपकी जनसंख्या घट रही है क्योंकि आपको लगता है कि एक से ज्यादा दो से ज्यादा बच्चे अगर हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। कहते आप लोग हैं कि 4 बच्चे कर लो, लेकिन देख लो घूम घूम कर मेरे और आपके जैसे जनरेशन में ना 2 से ज्यादा बच्चा कोई करना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों को लगता है कि भाई 4 से कम अगर किया तो जनसंख्या कम हो जाएगी, तो जनसंख्या उनकी इसलिए बढ़ रही है। बोलिए खैर राकेश जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर असुरक्षित होते तो पलायन करते, असुरक्षित होते तो संख्या कम होती, कन्वर्ट होते, मतांतरित होते। लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां तो धर्मांतरण का खुला खेल जानबूझ करके, कभी लव जिहाद के नाम पर, कहीं किसी अलग अलग प्रकार से। यहां तो धर्मांतरण का खेल मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का हो रहा है। और इसके बाद भी ये अगर दावा किया जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है, तो ये झूठ है ना। हिंदुस्तान में उस मुसलमान को परेशान होना चाहिए जो पाकिस्तान परस्ती करता है। हिंदुस्तान में उस मुसलमान को परेशान होना चाहिए जो बांग्लादेश की परस्ती करता है। हिंदुस्तान में उस मुसलमान को परेशान होना चाहिए जो ये कहता है कि हम अवैध कब्जा कर लेंगे, इमारत बना लेंगे,
इमारत खड़ी कर देंगे और उसको तोड़ेंगे तो हम उसको मजहबी रंग देंगे। तो ऐसे मुसलमानों को या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो देश में उसको परेशान होना चाहिए। जगदीश शर्मा, अब वक्त नहीं है, 30 सेकंड लेकिन आपके लिए अलग से निकाल के लाया हूं, जल्दी से बोलिए सर। राकेश पांडे जी, मेरा नेता राहुल गांधी कहता है इस भारत में 2 तरह के कानून है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। अवैध कब्जे पर बात चल रही है, गरीब तो बिल्डोजर चले, प्रधानमंत्री के घर के सामने और प्रधानमंत्री के घर के बाहर अवैध कब्जा बिल्डोजर चला के दिखाओ तो मैं मानू कानून से काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है।